हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एंड मॉडरेट फेज ये कंप्लीट कर लिया था, जो 1885 से 1905 तक मॉडरेट फेज चली थी। ठीक है, आज अपने नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 8 में हम लोग करेंगे इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो 1905 से 1918 तक चली थी। 1905 से 1918 तक मिलिटेंट नेशनलिज्म का टाइमलाइन था। मिलिटेंट नेशनलिज्म मीन्स इसको एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट फेज भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलो तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ, ठीक है, इसका रीजन क्या था वो हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, पहले पॉइंटर देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज हो रहा था। डिससेटिस्फैक्शन विथ अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो काम कर रहे थे उसके लिए मतलब डिससेटिस्फैक्शन था सोसाइटी में, लोग डिससेटिस्फाइड थे। कर्जन का रिएक्शनरी पॉलिसीज जो था उससे नाराज थे। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट फिर आई, लोग एक नया स्कूल ऑफ थॉट समझे, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, पहले मॉडरेट जो काम कर रहे थे लिबरल वाले, वो लिबरलिज्म में बिलीव करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा ना, तो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट उभर के आया हमारे सोसाइटी में, उससे लोग इंस्पायर हुए। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, ठीक, लीडरशिप ऑफ ट्रेंड मिलने लगे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी हमने देखा बहुत सारा, उससे लोग मोटिवेट हुए। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ मासेस अंडर लीडर लाइक तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तिलक जी, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल के अंडर लोग को कॉन्फिडेंस आया, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हुआ। ठीक, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एमॉन्ग मासेस लेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। एजुकेशन बढ़ा, लोग में एजुकेशन बढ़ा, वो और अवेयर हुए। अवेयर किस चीज़ को लेके हुए, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट जो हो रहा था ब्रिटिश राज के अंडर, उसको लेके लोग क्या हुए, अवेयर हुए। ठीक है, रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज हो रहा था, उसके अगेंस्ट लोग थे। तो एज इट वाज लीडिंग टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर, लीडर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी अर्ज नेशनलिस्ट टू टेक प्राइड इन इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक, वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज हो रहा था ना, तो यहाँ के जो भी लीडर्स थे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये लोग मासेस को समझा रहे थे कि आप अपने सिविलाइजेशन में प्राइड फील करो। ठीक है, दूसरा मतलब वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट आप अपने सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन जो इतना रिच है, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज, ठीक है, आप इसको अपनाओ। ठीक है, इस पे प्राइड फील करो, इसे स्प्रेड करो, मासेस तक पहुंचाओ। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन को नहीं। डिससेटिस्फैक्शन विथ अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स जो काम कर रहे थे उनसे लोग डिससेटिस्फाइड थे। कैसे, क्योंकि जो उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल था, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, ये जो उनका काम करने का तरीका था ना, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, इससे लोग नाराज़ थे, इससे कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ डिमांड करना है तो आप लेटर्स लिख रहे हो, आप पिटीशन फाइल कर रहे हो। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे रिवॉल्ट। ठीक है, आप आओ, निकल के, सारे लोग निकल के ब्रिटिश के खिलाफ। फिर कर्जन रिएक्शनरी पॉलिसी, कर्जन जो भी अपना पॉलिसी लेके आ रहा था उससे लोग नाराज थे। जैसे कर्जन रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए नेशन, कर्जन इंडिया को एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर दिया। हिज इंसल्टिंग ऑफ नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट लोग को बार बार इंसल्ट करता था। हिड एडमिनिस्ट्रेटिव मासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या लिया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आया 1902 में, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेके आया 1904 में, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट लेके आया था 1899 में।
ठीक, तो ये सारे एक्ट का काफ़ी क्रिटिसिज्म इंडियन लीडर्स कर रहे थे और इंडियन नेशनलिस्ट कर रहे थे। तो कर्जन का रिएक्शनरी पॉलिसी के कारण भी मिलिटेंट या एक्सट्रीमिज्म ग्रोथ हुआ। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट आया, जैसे राज नरेन बोस, ठीक है, ए.के. दत्त, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। ये बंगाल में ये लोग थे, राज नरेन बोस, ए.के. दत्त, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल कहाँ थे? बंगाल में। विष्णु शास्त्री चिलपंकर और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बेसिक टेनेंट्स ऑफ दिस स्कूल वेयर स्वराज, गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट थ्रू डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन। बेसिक गोल क्या था कि हम स्वराज लेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन से लेंगे, ठीक है, कोई प्रेयर पिटिशन ये सब नहीं, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन से हम लोग स्वराज को अचीव करेंगे। बिलीफ इन मासेस एंड पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड, ये लोग बिलीव करते थे एक्सट्रीमिस्ट किस चीज़ में? बिलीफ इन मासेस, मास में बिलीव करते थे, भीड़ में बिलीव करते थे, लोग में बिलीव करते थे, और पर्सनल सेक्रीफाइस भी अगर करना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो यही था मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट कि हम डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन से स्वराज अपना अचीव कर लेंगे और मासेस में बिलीव करेंगे, और ये पर्सनल सेक्रीफाइस अगर रिक्वायर्ड हो, अगर ज़रूरत पड़े तो हम पर्सनल सेक्रीफाइस भी करेंगे। इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप, पहले लीडरशिप हमारी ट्रेंड नहीं थी, ठीक, अब क्या हुआ? इट कुड चैनलाइज द एनर्जी ऑफ मास ड्यूरिंग मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी अगेंस्ट द बंगाल पिटिशन, बंगाल पार्टीशन में अब क्या हुआ ना कि ट्रेंड लीडरशिप क्या करता है? ट्रेंड लीडरशिप करता है कि आपका जो मूवमेंट चल रहा है, जो भीड़ आपके लिए अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ रही है, उसे सही डायरेक्शन देना, लीडरशिप यही है। तो अब ये लीडरशिप देखने को मिल रहा था कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो उसे लीड करने वाले लोग थे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जैसे यूरोपियन सभी जगह हार रहे थे, ये लोग ब्रिटिश सभी जगह हार रहे थे, ठीक, उससे क्या हुआ? उससे यहाँ के लोग मोटिवेट हुए कि अरे वो छोटे छोटे कंट्री जब ब्रिटेन को हरा दे रहे हैं तो हम तो उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन में भी हैं और उनसे ज़्यादा बड़े कंट्री भी हैं, ठीक, तो इससे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होके काफ़ी मोटिवेशन मिला। जैसे कहाँ, मतलब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? आफ्टर 1868 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय जापान, जापान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। 1896 में द डिफीट ऑफ मेनी यूरोपियन नेशन लाइक इटली बाय यूथोपियंस, इथोपियंस क्या कर रहे थे कि काफ़ी यूरोपियन नेशन को हरा रहे थे। तो इथोपिया जैसा कंट्री, ठीक, जब ब्रिटेन और यूरोपियन नेशंस को हरा रहा है तो इंडिया तो बिल्कुल वो कर सकता है। 1899 से 1902 द ब्रिटिश फेसिंग रिवर्स इन बोयर वार हो रहा था साउथ अफ्रीका में, वहाँ ब्रिटेन हार रहे थे, कमज़ोर थे। साउथ अफ्रीका कॉलोनीज वर्सेस इंग्लैंड, गांधी, तो यही बोयर वार में एक इन्फॉर्मेशन है, यही जो बोयर वार हो रही थी ना साउथ अफ्रीका में, ये बोयर वार कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में, ठीक, साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटेन वहाँ अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, तो ब्रिटिश वर्सेस साउथ अफ्रीका का कॉलोनी जो था वो सारे लोग एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसी बोयर वार में गांधी जी ने साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए एम्बुलेंस का सर्विस स्टार्ट किए थे, उनकी हेल्प करते थे, ठीक, और इसी हेल्प के लिए इन्हें केसर ए हिंद अवार्ड से नवाजा गया था। केसर ए हिंद, हाँ, तो केसर ए हिंद गांधी जी को बोयर वार में मिला था, जो साउथ अफ्रीका लड़ रही थी ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी बोयर वार में भी ब्रिटेन को काफ़ी वो लॉस हुआ। 1905 में डिफीट ऑफ रशिया बाय जापान, रशिया जैसा बड़ा कंट्री को जापान हरा दे रहा था, ठीक, तो इससे इंडियंस लीडर्स को और इंडियंस मासेस को काफ़ी मोटिवेशन मिली। चलो, रिकग्नाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था उसे यहाँ के लोग रिकग्नाइज करने लग गए, जैसे फेमाइन ऑफ 1896 और 1900 एंड बुबोनिक प्लेग इन द डेक्कन, द सप्रेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, exposed of economic exploitation of British so as a need of Indian government was felt।
बार बार, जैसे फेमाइन आ रहा है, प्लेग आ रहा है, आप यहाँ के एजुकेशन को बढ़ने नहीं दे रहे हो, इकोनॉमिकली आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लीडर्स को फील हुआ कि एक इंडियन गवर्नमेंट रहे, ठीक है, जो इंडियंस के लिए काम करे। ये लोग बस खुद के मतलब फ़ायदे के लिए ही ब्रिटेन वो कर रहा था, ठीक। इतना प्लेग आ रहा है, इतना फेमाइन आ रहा है, फिर भी आप टैक्स बढ़ा रहे हो, आप लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दे रहे हो। प्लेग आया तो आपने कुछ नहीं किया, फेमाइन आया तो आपने मतलब वो राशन आप नहीं पहुंचा पाए लोगों तक, ठीक है। यहाँ के एजुकेशन को आप इंक्रीज होने नहीं दे रहे हो, इकोनॉमिकली अलग एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो यहाँ के लोगों को फील हुआ कि एक इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। नेशनलिस्ट नोटिस्ड द ब्रिटिश वेयर इम्पोजिंग सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियंस एज फॉलोज, ठीक है। नेशनलिस्ट लोग नोटिस किए कि ब्रिटिश जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है इंडिया पे, धीरे धीरे अपना वो लॉ लाके, एक्ट लाकर, इसे धीरे धीरे इंडियंस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। कैसे, वो देखते हैं। 1892 में इन्होंने लाया इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड, इट फेल्ड टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट एज देयर डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एक्सेट्रा वे आर नॉट फुली मेड। तो 1892 के पहले डिमांड क्या था इंडियंस का, कि आप हमें गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन ये नहीं दिया गया, ठीक। फिर 1897 में द नाथू ब्रदर्स डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल एंड तिलक imprisoned for sedition अंडर सेक्शन 124A, ठीक। नाथू ब्रदर को आप बिना ट्रायल के जेल कर दिए, ठीक है। उनका ट्रायल भी नहीं हुआ कोर्ट में, डायरेक्ट उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तिलक जी को सेडिशन के ऊपर, इन पर सेडिशन लगाकर आपने तिलक को अरेस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 124A। आपका 124A था क्या, अब ये जानना है ना कि तिलक जी को जेल हुआ सेडिशन के लिए, और ये कहाँ है, ये है सेक्शन 124A। 124A देखते हैं। सेडिशन अंडर 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेटर्ड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 124A है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, कोई हेट फैला रहे हो, उन पे कोई कंटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक, उन पे कोई आरोप लगा रहे हो, ठीक, तो आपको अंडर सेक्शन 124A आपको सेडिशन के अंडर अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक। एनी एक्शन दैट ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेटर और कंटेम्प्ट, आप कुछ अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना उनके खिलाफ वो फैलाने का सोसाइटी में कि हेट फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हो, ठीक, तो आपको कंटेम्प्ट सेडिशन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा अंडर आर्टिकल 124A। तिलक को यही सेडिशन के ऊपर इनके भाषण के बाद अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो तिलक को पहले तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि तिलक को किस आरोप में अरेस्ट किया गया था, तो सेडिशन लगा था सेक्शन 124A के अंडर, ठीक। नाथू ब्रदर अरेस्ट हो गए थे विदाउट ट्रायल। चलो 1892 में क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेशन मांगा जा रहा था वो नहीं मिला, इधर तिलक अरेस्ट हो गए हैं, नाथू ब्रदर्स को आपने अरेस्ट कर लिया। 1898 में क्या हुआ, द रिप्रेसिव लॉ अंडर सेक्शन 124A वेयर फर्दर स्ट्रेंथेन। ये जो 124A था इसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया गया इंडियंस के लिए, ठीक, इसको और स्ट्रेंथन किया गया ये लॉ को। 1899 में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन वेयर रिड्यूस। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में इंडियन मेंबर को कम कर दिया गया। इंडियंस का डिमांड क्या था कि भाई हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप क्या कर रहे हो, जो इंडियन मेंबर है उसे भी आप कम कर दे रहे हो। कलकत्ता कॉर्पोरेशन हम लोगों ने देखा था, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया था 1899 में और लेके आए थे करजन साहब कलकत्ता कॉर्पोरेशन। अब इसमें जो इंडियन मेंबर था उसे ये लोग डिक्रीज कर दिया। 1904 में आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, करजन लेके आया, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इनेक्टेड व्हेन लॉर्ड करजन वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, कर्ब्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों लाया गया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को और कम करने के लिए। प्रेस पर
काबू पाने के लिए। तो आ जाएगा वो क्वेश्चंस में कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसने लाया, तो लॉर्ड कर्जन ने लाया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था क्या, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को कम करना। चलो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। इसमें क्या हुआ, इट इंस्यूड ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी विच इट डिस्क्राइब एट द फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया तो ब्रिटेन कहता था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहती थी जो इंडियन यूनिवर्सिटी है ना, वो फैक्ट्री है फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी। पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी को प्रोड्यूस करने का वो फैक्ट्री है, इसलिए इस पर काबू पाया जाए। ठीक, वो लोग सोचते थे कि ये यूनिवर्सिटी में ही टीचर्स वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ठीक है, टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्हें वहीं मतलब इनको और अवेयर किया जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, कैसे इंडिया के अगेंस्ट इनका लॉ एक्ट काम करता है, पुलिस में करप्शन, जुडिशरी में करप्शन, ये सारा यूनिवर्सिटी में वो किया जाता था, ऐसा लगता था ब्रिटिश को। इसलिए उन्होंने लेके आए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, वो सब पे कंट्रोल पाने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया सेडिशन, तिलक अरेस्ट हो गए सेडिशन पे। फिर कलकत्ता कॉर्पोरेशन कर्जन लेके आया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कर्जन लेके आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी कर्जन लेके आया था, ये सब 1904 में आया है। और ऑफिशियल कलकत्ता कॉर्पोरेशन 1899 में। कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 1905। तो 1899 में ये लेके आया कलकत्ता वाला, और 1904 में ये लेके आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट प्रेस के लिए, और ये लेके आया फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। चलो।